हुकूमत परेशान नहीं है। ख़जाना खाली है लेकिन शाखर्चियाँ बंद होने का नाम नहीं ले रही। अच्छा, Pakistan's former Prime Minister Imran Khan has called off a planned election rally after his support. Desperate for flour, the government announced there would be free distribution of it for those. Now I request Mia Mohammad Shehbaz Sharif sir to please take the seat of the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. पिछले 22 सालों के दरमियान पाकिस्तान का जो फॉरेन डेट है वो 1500% तक बढ़ चुका है, यानी इतना ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। चाहे पाकिस्तान में कोई मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो या फिर हाइब्रिड रजीम हो या फिर सिविलियन गवर्नमेंट हो, जो भी गवर्नमेंट आई वो अपने हिस्से का डेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा कर गई। इवन कि कई गवर्नमेंट तो 100% तक का इजाफा करके गई और कई इससे भी ज़्यादा इजाफा करके गई पाकिस्तान की हिस्ट्री में। इस चीज़ को अगर हम देखें तो इन 2000 ये जो हमारा फॉरेन डेट है ये तकरीबन 3.1 ट्रिलियन रुपीज़ पर खड़ा था, लेकिन जब मुशर्रफ डिक्टेटरशिप ख़त्म हुई 2008 में तो ये तकरीबन 6.1 ट्रिलियन तक पहुंच चुका था। और इसके बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना पॉलिटिकल टेन्योर ख़त्म करके जा रही थी तो उनके टेन्योर ख़त्म होने के बाद ये तकरीबन 14.3 ट्रिलियन तक पहुंच चुका था, यानी 100% तक का इजाफा करके वो इसमें गए। और इसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई तब वो 2018 में अपना पॉलिटिकल टेन्योर ख़त्म करके जा रहे थे तो ये तकरीबन 25 ट्रिलियन तक पहुँच चुका था। और इनके बाद जब बारी आई PTI की गवर्नमेंट की तो इमरान खान ने सबसे पहले इस चीज़ का अहद किया कि वो इस फॉरेन डेट को बहुत ज़्यादा हद तक कम करेंगे, लेकिन जब वो अपना पॉलिटिकल टेन्योर ख़त्म करके जा रहे थे तो ये 44 ट्रिलियन तक पहुंच चुका था। और ये किसी भी गवर्नमेंट का पॉलिटिकल टेन्योर में होने वाला सबसे ज़्यादा इजाफा था, जिसमें तकरीबन 19.3 ट्रिलियन तक का इजाफा हुआ। और अगर हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें तो वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर जो दिया गया ग्राफ है तो पिछले 50 सालों में पाकिस्तान के ऊपर जितना फॉरेन डेट था उतना अगले 22 सालों में उससे 3 गुना ज़्यादा हो गया। मतलब पिछले 50 से 55 सालों के दरमियान पाकिस्तान का फॉरेन डेट 33 बिलियन प्लस पर खड़ा था, लेकिन अभी 2023 में पाकिस्तान का फॉरेन डेट तकरीबन 130 बिलियन तक पहुंच चुका है। तो ऐसी कौन सी रीज़न है कि पाकिस्तान का फॉरेन डेट इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा कि अभी पाकिस्तान का फॉरेन डेट तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक तकरीबन 60 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि हिस्ट्री में पाकिस्तान के साथ ऐसे कौन से इवेंट हुए कि पाकिस्तान को लोन पे लोन लेना पड़ा और अपने इन सारी मामला को मैनेज करने के लिए पाकिस्तान को इतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ गई। तो इसमें 3 फैक्टर ने अपना रोल बहुत ही बड़े पैमाने पर प्ले किया, जिसमें नंबर 1 पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, नंबर 2 सिक्योरिटी इश्यूज, नंबर 3 नेचुरल डिज़ास्टर। ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान आज इस जगह पर आकर खड़ा है। आज़ादी से लेकर 1947 के बाद पाकिस्तान को 9 साल के बाद उसका पहला कॉन्स्टिट्यूशन मिला और इन 9 सालों के दरमियान बहुत से प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर आते जाते रहे और 2 सालों के बाद दोबारा उस कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया गया और उसके बाद फिर 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर थोड़ी देर बाद एब्रोगेट हो गया और उसके बाद 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन नया आया। और इसके बाद पाकिस्तान में 4 मिलिट्री कू भी लग चुके हैं, यानी जनरल ज़िया, यहिया अयूब और जनरल परवेज़ मुशर्रफ। ये चारों मिलिट्री डिक्टेटर्स थे और इन्होंने उस वक्त की गवर्नमेंट को हटाकर खुद सारा होल्ड संभाल ली ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर कर सकें। और अगर हम इस चीज़ में अपने हमसाया मुल्क यानी भारत को देखें तो वहाँ पर आज तक एक भी मिलिट्री कू नहीं लग सका और पाकिस्तान में इसके कंपैरिजन में 4 लग चुके हैं। इसके बाद पाकिस्तान में इसके बहुत से टॉप पॉलिटिकल लीडर्स को शुरू से ही कत्ल किया जा रहा है और अभी तक ये सिलसिला जारी है और पाकिस्तान आज तक इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सका कि इसके इतने टॉप पॉलिटिकल लीडर्स को मार कौन रहा है। मिसाल के तौर पर 1951 में लियाकत अली खान को रावलपिंडी में जलसा के दरमियान गोली मारकर कत्ल कर दिया गया और इसके बाद खान अब्दुल जब्बार खान जो कि सूबा सरहद के बहुत ही एक मकबूल लीडर थे उनको 1958 में कत्ल कर दिया गया। इसके बाद ज़हूर इलाही को लाहौर में 1981 में कत्ल कर दिया गया और इसके बाद 2007 में बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में एक जलसा के दौरान दोबारा से फिर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। और इस केस के जो अभी तक मरकज़ी मुलज़िम जिनको समझा जा रहा था पिछले दिनों रिहा कर दिया गया है क्योंकि उनके खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला, इसलिए अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया। और नंबर 2 पर है पाकिस्तान के सिक्योरिटी इश्यूज़। पाकिस्तान को शुरू से लेकर अभी तक बहुत से सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं जिनमें पाकिस्तान का भारत के साथ एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, वो भी कश्मीर को लेकर। दोनों कंट्रीज़ क्लेम करती हैं कि कश्मीर इनका पार्ट है और इनको लेकर इनके दरमियान बहुत सी जंगें भी हो चुकी हैं। 1965, 1971 और 1999 में
इनके दरमियान वॉर भी हो चुकी हैं और अभी तक ये मसला हल नहीं हो चुका। इसकी वजह से पाकिस्तान को इसके बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस पर लगाना पड़ता है ताकि वो अपनी आउटर बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट कर सके। पाकिस्तान में बहुत से टेररिज्म अटैक किए गए, यानी पाकिस्तान को टेररिज्म ने बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि 2006 में पाकिस्तान में तकरीबन 657 टेररिस्ट अटैक किए गए और 2007 में तकरीबन 1515 टेररिस्ट अटैक किए गए और एक रिसर्च के मुताबिक 2008 में तकरीबन 2148 टेररिस्ट अटैक किए गए। यानी इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक हुए कि एक दिन में 4-4, 5-5 ब्लास्ट भी में देखने को मिले। इसके बाद बारी आती है नेचुरल डिज़ास्टर में। पाकिस्तान को ही बहुत से नेचुरल डिज़ास्टर आए जिनमें ज़लज़ले और सैलाब वगैरह आते रहे और अभी 2005 में पाकिस्तान में 7.8 मैग्नीट्यूड का एक बहुत बड़े पैमाने पर ज़लज़ला आया और उसमें तकरीबन 2 लाख के करीब लोगों की मौत हुई। और उसके बाद 2010 में दोबारा से पाकिस्तान में एक बहुत बड़े पैमाने पर सैलाब आ गया जिसकी वजह से तकरीबन 20 मिलियन लोग इफेक्ट हुए और पाकिस्तान को दोबारा से $10 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। अगर हम इनको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो सिर्फ 2010 में पाकिस्तान को तकरीबन 850 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ का नुकसान उठाना पड़ा। आपने अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व बड़ी तेज़ी से कम हो रहे हैं। तो ये फॉरेन रिजर्व है क्या और एक कंट्री किस तरह ये फॉरेन रिजर्व जनरेट कर सकती है और एक कंट्री किस तरह इन फॉरेन रिजर्व को दोबारा यूज़ कर सकती है? तो किसी भी कंट्री के फॉरेन रिजर्व एक ऐसी अमाउंट है जो मान लीजिए कि पाकिस्तान को कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट करनी है। अगर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कोई ट्रेड होती है तो ये दोनों ये नहीं कि अपने डोमेस्टिकली यूज़ करेंसी को अपनी ट्रेड के लिए यूज़ करेंगे, ये दोनों एक ऐसी करेंसी यूज़ करेंगे जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होगी। अब कोई भी कंट्री 2 तरीक़ों से अपने फॉरेन रिजर्व जनरेट कर सकती है, पहला करंट अकाउंट सरप्लस और दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट। अब मान लीजिए कि पाकिस्तान को एक कार की ज़रूरत है तो पाकिस्तान दुबई के पास जाता है और उसे कहता है कि एक कार प्रोड्यूस करे और पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कर दे। तो इस केस में दुबई सरप्लस इकोनॉमी और पाकिस्तान डेफिसिट इकोनॉमी होगी। तो सरप्लस इकोनॉमी हमेशा इसलिए अच्छी रहती हैं, वहाँ की चीज़ें ग्लोबली एक्सपोर्ट हो रही होती हैं तो इसलिए वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होता है। और डेफिसिट इकोनॉमी हमेशा इसलिए खसारे में रहती हैं क्योंकि वो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर रही होती हैं तो इसलिए वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट भी ज़्यादा नहीं होता। इसलिए डेफिसिट इकोनॉमी हमेशा इंटरनेशनल डेटर और सरप्लस इकोनॉमी हमेशा इंटरनेशनल क्रेडिटर कहलाती हैं। करंट अकाउंट सरप्लस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक कंट्री की एक्सपोर्ट उसकी इंपोर्ट से बहुत ज़्यादा होती हैं। अब पाकिस्तान में कभी मुश्किल से ही ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इसकी इंपोर्ट से बहुत ज़्यादा हो, इवन कि कभी ऐसा देखने को कम ही मिला है। इसलिए पाकिस्तान पहले तरीके में तो बिल्कुल बुरी तरह फेल है। और दूसरा तरीका यह है कि पाकिस्तान करंट अकाउंट डेफिसिट से अपने फॉरेन रिजर्व जनरेट करे और करंट अकाउंट डेफिसिट से भी कंट्रीज फॉरेन रिजर्व इस तरह जनरेट कर सकती हैं। अब मान लीजिए कि पाकिस्तान किसी फॉरेन कंट्री से कोई लोन लेता है, वो लोन की अमाउंट एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है जो इन फ्यूचर उसे रेवेन्यू जनरेट करके दे, तो पाकिस्तान सारी अमाउंट रिकवर करके दोबारा से वो लोन उस कंट्री को रीपे कर देगा और जो उससे रेवेन्यू अल्टीमेटली जनरेट होगा इन फ्यूचर वो पाकिस्तान अपने फायदे के लिए यूज़ कर सकता है। अब पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट 2017, 19 और 22 में इसकी टोटल GDP से 3% ज़्यादा रहा है। और जब भी ऐसी कंडीशन हुई है तो पाकिस्तान को IMF के पास जाना पड़ा है ताकि वो अपनी इकोनॉमी को रन कर सके।